Good morning students. We are discuss about principle of management, जिसमें आपने 6 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर चुके हैं हम। फर्स्ट आपने स्टडी किया था डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड था अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड हमने इसको डिस्कस किया था डिसिप्लिन, फोर्थ आपने यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ पॉइंट था वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने स्टडी किया था फिफ्थ पॉइंट के बाद, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जी, 6 पॉइंट जो था अपना इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वो हमने डिस्कस किया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आवर रिमेम्बिंग टॉपिक 7। अपना जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो है एम्प्लॉइज़ remunerations. Employees remuneration. Employees are rewarded for their performance in their work. एक बार फिर इसको सुनिए आप। Employees are rewarded for their performance in their work. This rewards is in the form of wages and salaries, various types of financial motivation and non-financial motivation. इसका मीनिंग ये है कि जो एम्प्लॉइज़ है उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी वर्क की परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि प्रतिफल। उनके जो वर्क की उनकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग दिस रिवार्ड्स, ये जो रिवार्ड इसको मिल रहे हैं, दिस रिवार्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये हो सकती है वेजेस के रूप में, हो सकती है सैलरीज हो सकती है, या वेरियस टाइप्स की जो फाइनेंशियल मोटिवेशन है। फाइनेंशियल मोटिवेशन जैसे कि ना रेंट फ्री हाउस है, ओके, कार है विथ ड्राइवर फैसिलिटी, जैसे मोबाइल एक्सपेंसेस है। तो ये फाइनेंशियल मोटिवेशंस एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरीज भी हो सकता है। वेल, डिटरमाइनिंग द रीम्यूनरेशन, जब कर्मचारियों का रीम्यूनरेशन डिटरमाइनिंग किया जा रहा है तो आपको एक चीज़ निश्चित करनी होगी, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। वेल, डिटरमाइनिंग द रीम्यूनरेशन, इट इज़ नेसेसरी टू ensure that it fair and rational. Again, well, determining the remuneration, it is necessary to ensure that it is fair and rational, कि आप जो इनका पारिश्रमिक निर्धारित कर रहे हैं उस समय आपको यह श्योर करना होगा, इंश्योर दैट इज़ वो फेयर हो और ये राशनल होना चाहिए, मतलब कि ये ना जैसे ये न्याय संगत होना चाहिए या तर्क युक्त होना चाहिए, मतलब कि उनकी ना जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग है, वो एक नॉर्मली हो सके, ऐसा उनको रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ इन देयर वर्क। ओके जी, तो ये अपना हो गया एम्प्लॉयज़ रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट है अपना सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, इसका एक सब प्रिंसिपल और होगा डिसेंट्रलाइजेशन। हम दोनों को इसी में स्टडी करेंगे, आप बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों साथ में ही इसमें अपने
चलेंगे, हम दोनों को स्टडी यहाँ करेंगे। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। 1 मिनट जी। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फेयोल, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं ये किन के द्वारा दिए हुए हैं? ये है फेयोल के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी नेसेसरी reconciliation between the centralization and decentralization of rights in an organization। देखिए क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी नेसेसरी reconciliation between the centralization and decentralization of rights in an organization। फेयोल यहाँ बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, ये भी आप इसको आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बिटवीन, उनके बीच अपना जो रिकन्सिलेशन है वो नेसेसरी है। मतलब कि उनमें ना रिकन्सिलेशन यानी सामंजस्य, उचित सामंजस्य, ये होना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल there should be necessary reconciliation between the centralization and decentralization of rights in an organization। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ये जैसे ना डिसीज़न मेकिंग के जो राइट्स होते हैं वो अगर कुछ लोगों के पास सेंटर में हो, सेंट्रलाइजेशन ये होगा कि ना जो है ना डिसीज़न मेकिंग के जो राइट्स है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही हो, कुछ के इर्द गिर्द ही हो, उनका फैलाव ना हो, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। एंड इसका जो अपोजिट है कि उसको आप ना लो लेवल तक उसको आप ना फैला रहे हो, तो वो इसमें आप आगे पढ़ोगे, इसको समझ जाओगे आप, ध्यान दीजिएगा। दिस कोहिजन डिपेंड्स, दिस कोहिजन यानी कि ये जो रिकन्सिलेशन है, सामंजस्य, इसी को यहाँ बताया जा रहा है। दिस कोहिजन, कोहिजन का मीनिंग भी ये हो गया सामंजस्य। डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस साइज, जो ये आप सामंजस्य करोगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, ये किस पे डिपेंड करेगा? दिस कोहिजन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस साइज एंड मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर अप्रोप्रिएट, कि जो लार्ज साइज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का उसमें रेशियो है वो ज़्यादा हो सकता है, किसमें? जो ना लार्ज साइज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जी। तो दिस कोहिजन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक decentralization of rights in a large organization is more appropriate, while centralization of authorities in smaller organization is more appropriate। तो लार्ज साइज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो डिसेंट्रलाइजेशन का रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मोर अप्रोप्रिएट होता है। एंड जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मोर अप्रोप्रिएट होता है अपना सेंट्रलाइजेशन। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन जो है, सेंट्रलाइजेशन होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो लार्ज साइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों में ना जो अपने रिकॉन्सिलेशन है वो रखना होगा, ये ज़रूरी है जी। वेल, डिसाइडिंग द centralization of authorities in the large organization, well, deciding the centralization of authorities in the large organization, the issue of the organization welfare। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको आप समझिएगा कि बड़े संगठन में अधिकारों का केंद्रीकरण करते समय अगर आप डिसीज़न ये कर रहे हो कि जो है ना बिग, जो लार्ज साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सेंट्रलाइजेशन को आप
ज़्यादा है ना रेशियो दे रहे हो, तो वहाँ आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इन चीज़ों को आपको देखना होगा, ज़रूरी है ये। क्यों? क्योंकि ना जो लार्ज साइज़ है उसमें ना डिसेंट्रलाइजेशन का रेशियो अधिक होना चाहिए, लेकिन आप सेंट्रलाइजेशन का रेशियो अधिक रख रहे हो, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा उसमें आप देखिए। उसमें फर्स्ट है द इशू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर। इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर कि आप उस समय अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेलफेयर, उसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर। एंड द फीलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ है उनकी फीलिंग को भी आपको देखना होगा, एम्प्लॉयज़ फीलिंग। एंड द नेचर ऑफ द वर्क शुड बी कंसिडरेड। आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेलफेयर, द फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द नेचर ऑफ द वर्क शुड बी कंसिडरेड। कब? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का रेशियो आप ज़्यादा रख रहे हो, मोर अप्रोप्रिएट कर रहे हो सेंट्रलाइजेशन को। कब? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज़ का है, तो सो दैट द प्रॉपर अथॉरिटी कैन बी redistributed at each level of मैनेजमेंट। कि आपके जो ये redistributed, प्रॉपर अथॉरिटी कैन बी redistributed at each level of मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट के लेवल पढ़े हैं, आपने इसको पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उन सब में इसके जो है ना ईच जो लेवल्स है मैनेजमेंट के, उनमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, किनका? अथॉरिटीज़ का हो सके। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन अपना नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा आप इसको ध्यान से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़। इसको हम हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर मस्ट बी ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट to the lower management। जी, ये क्या बोल रहा है इसमें? दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर मस्ट बी ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी राइट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच में मिडिल लेवल भी आएगा, तो इन सब में एक ना क्लियर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी ऑफ राइट्स की, अथॉरिटी ऑफ राइट्स की। जी, ऑर्डर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फीलिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो ऑर्डर्स है वो तो मैनेजमेंट एंड फीलिंग ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट पास थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। और ये जो क्लियर लाइन है अथॉरिटी ऑफ राइट्स की, अथॉरिटी राइट्स की, उस चैनल को आपको यूज़ करना है। आप जो मैनेजमेंट है वो ऑर्डर पास करेगा, या सबऑर्डिनेट है वो अपनी फीलिंग है वो मैनेजमेंट को शेयर करेगा, तो इसमें जो एक प्रॉपर चैनल है उसका यूज़ होना चाहिए ऑफ अथॉरिटी का। सच टाइप ऑफ चैनल मस्ट बी शॉर्टकट ओनली। अब देखिए इसमें एक दिया हुआ है कि इसका जो शॉर्टकट है, सच टाइप ऑफ चैनल मस्ट बी शॉर्टकट ओनली व्हेन इट इज़ एसेंशियल टू डू सो। अगर यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करने की कोई ज़रूरी हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में बी explain with the help this diagram। This channel of communication may be explained with the help
दिस डायग्राम। एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है दिस डायग्राम से। यहाँ देखिएगा एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे जो ये ए मैंने लिखा है, ए, ये मान लीजिए आप टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल पे है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ओके, टॉप लेवल पे है जो अपना ए है वो टॉप लेवल पे है जी। देखिए इसको मैंने यहाँ पे ना एक्सप्लेन भी किया है, इससे आप इसको समझ सकते हो अच्छे से कि क्या है। मैं एक बार फिर आपको ये बता दूँ, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर मस्ट बी ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी राइट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट जी। इसमें आगे बताया, ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट एंड फिलिंग ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट बी पास्ड थ्रू दिस प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। सच टाइप ऑफ चैनल मस्ट बी शॉर्टकट ओनली व्हेन इट इज़ एसेंशियल टू डू सो जी। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझ रहे हैं। ये आप डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हो जी। इस डायग्राम को आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना भी है और इसको एक्सप्लेन भी आप यहाँ करोगे। देखिए, इन दिस डायग्राम ए इज़ एट द टॉप लेवल। ए यहाँ पे क्या है, टॉप लेवल पे है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। ओके, इन दिस डायग्राम ए इज़ एट द टॉप लेवल एंड B, C, D, E and F, G, H, I are under him। ये B, C, D, E and F, G, H, I ये A के अंडर में काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ D want to furnish information to H, यहाँ मान लीजिए डी को कोई इन्फॉर्मेशन है वो एच को सेंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या करेगा ये देखिए। इसी के साथ एक चीज़ और दे रहे हैं, एच वांट टू कॉन्टैक्ट डी। यहाँ पे डी को कोई इन्फॉर्मेशन है एच को सेंड करनी है एंड एच चाह रहा है यहाँ डी को कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पे, इट विल हैव टू बी डन इन सीक्वेंस। अब इसको इस सीक्वेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस, इसके थ्रू ही चलना है। डी को कोई इन्फॉर्मेशन एच को सेंड करनी है तो वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डेंस करेगा। देखिएगा कैसे, डी करेगा सी को पास, सी बी को, बी ए को, ए तक जो बात जाएगी वो फिर इसको अपने ना नीचे की तरफ इसको भेजेगा, जो हम इसको बोलेंगे ना बॉटम साइड में। ओके, तो देखिए यहाँ डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच। तो ऐसे इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन है वो डी टू एच आएगी इस तरह से। तो ये सीक्वेंस हो गया। पासिंग फ्रॉम बॉटम टू अपर वर्ड, देखिए यहाँ बॉटम से अपर वर्ड की ओर ये सेंड हो रहा है मैसेज, फिर अपर से डाउन साइड की तरफ। ओके, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर इन सच सिचुएशन। अगर आपकी जो ये सिचुएशन है वो प्रॉपर नहीं है, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गई यहाँ पे, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट प्रॉपर इन सच सिचुएशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट may be done with the permission of high level officer। हाई लेवल ऑफिसर से ऐसी परमिशन मिली हुई होती है कि अगर आपके जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, क्रिटिकल सिचुएशन है, उस समय आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी परमिशन होती है। यहाँ डी डायरेक्ट एच को अपने इंफॉर्मेशन सेंड करेगा या फिर एच है वो डायरेक्ट डी से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डी को ए को ये बात ज़रूर पहुँचा देनी चाहिए
कि मैंने ऐसे डायरेक्ट इसको कांटेक्ट किया है या एच को इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचा देनी चाहिए, ये इन दोनों की ड्यूटीज़ है। ओके, वो इनको ध्यान रहनी चाहिए कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, और ऐसा करते हुए डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्यूल ब्रिज। तो ये जो जब इनमें ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जो कि ना नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर उसमें ऐसा कुछ इनके लिए ज़रूरी हो गया, कुछ करना है ना, नेसेसरी हो गया है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसी परमिशन इनको होती है हाई लेवल जो अथॉरिटी है उससे, तो इनको है ना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देनी चाहिए। तो इसको यहाँ दिखाया गया, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो ये फ्यूल ब्रिज, ये क्या होगा, फ्यूल ब्रिज होगा। ओके जी, हमने यहाँ पे अभी इसके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आपने 9 आप स्टडी कर चुके हो, 9 टाइप। फर्स्ट आपने स्टडी किया था डिवीज़न ऑफ वर्क, जो आपने शायद अपने ना फेयर नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। डिवीज़न ऑफ वर्क अपना हो गया है, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया है, डिसिप्लिन हो गया है, यूनिटी ऑफ कमांड हम पढ़ चुके हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट हो गया। आज हमने इसको स्टडी किया था एम्प्लॉयज़ रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड 9 स्केलर चेन। तो ये अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अपने क्लास होगी, अपनी वीडियो होगा, उसमें हम इसके और बचे हुए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको स्टडी करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।